नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं जो अब आपके आगे क्लास होंगे वो छंद से संबंधित होंगे। हमारे वीडियो अगर आपको अपनी तैयारी के लिए अच्छे लग रहे हैं, उपयोगी लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन्हें शेयर करें। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं छंदों के परिचय के साथ में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि छंद होता क्या है, छंद का परिचय क्या है। आपको बता दें कि छंद शब्द जो है सबसे पहले ऋग्वेद में प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं, जो ऋग्वेद की ऋचाएं लिखी गई हैं, वो छंदों में आबद्ध हैं, छंदों में बंधी हुई हैं। तो इसका प्रादुर्भाव ऋग्वेद से, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, वहीं से इसका जन्म माना जाता है। तो चलिए छंदों के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जान लेते हैं कि छंद कहते किसे हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। थोड़ी साहित्यिक परिभाषा है, लेकिन अगर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे तो कोई बहुत कठिन नहीं है। देख लीजिएगा, जैसे अक्षर सभी लोग जानते हैं, वर्णों को सभी लोग जानते हैं कि अक्षर क्या होते हैं। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, जब निश्चित पंक्तियों में उनकी संख्या को निश्चित कर दिया जाए कि पहले चरण में इतनी संख्या होगी, दूसरे चरण में इतनी संख्या होगी, उनका क्रम भी निश्चित कर दिया जाए कि इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, तो अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, मात्राओं की गणना जहां पर की जाए, 1 2 3 4 5 कितनी मात्राएं हो गई हैं, 11 मात्राएं हैं, 13 मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं, या 28 24 कितनी मात्राएं हैं, तो जहां मात्राओं की गणना हो, यति हो, गति हो आदि से संबंधित और विशेष नियमों में बंधी हुई जो पद्य रचना है वो क्या कहलाती है? वो छंद कहलाती है। ये छंद की परिभाषा है। अब छंद के आदि आचार्य कौन है? छंद के आदि आचार्य हैं पिंगल मुनि। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। जो छंद शास्त्र है उसका दूसरा नाम क्या है? पिंगल शास्त्र है। पिंगल शास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आचार्य पिंगल हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इस पर काम किया है, इसके बारे में सबसे ज्यादा उन्होंने व्याख्या की है इसकी पिंगल शास्त्र में। तो अब छंद शब्द बना कैसे है? वैसे तो मूल धातु है चद धातु, जिसका अर्थ है खुश करना या आह्लादित करना, प्रसन्न करना। अब चद धातु से छंद शब्द बनने तक अगर हम संस्कृत व्याकरण में देखेंगे तो कई सूत्रों का प्रयोग होकर के एक लंबी प्रक्रिया है। खैर हमको वहां पर नहीं जाना है, बस हमें इतना समझना है कि छंद शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो चद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है खुश करना या आह्लादित करना, प्रसन्न करना। अब जो छंद है इसके कुछ तत्व होते हैं। छंद में उसके कुछ अंग होते हैं। वे कौन कौन से अंग हैं क्रमशः हम उनको भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम छंद के बारे में इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम छंद का जो शारीरिक संरचना है उसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। तो पहला उसका जो तत्व है वह है चरण। अब चरण को पाद भी कहते हैं। ये क्या है? ये वही छोटी सी इकाई है जिसमें छोटी बड़ी ध्वनियों को संतुलित करते हैं। मान लो एक चरण है, अब उसमें कितनी ध्वनियां होंगी, कितनी मात्राएं होंगी, एक चरण या 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, अधिकतर छंद जो होते हैं वो 4 चरणों के ही होते हैं।
तो प्रत्येक चरण में जो ध्वनियों की मात्रा को, ध्वनियों की गणना को संतुलित करते हैं, वो क्या है? वो चरण है। अब प्रायः छंदों में 4 चरण हैं। पहला और तीसरा चरण विषम कहलाता है। पहला और तीसरा चरण विषम कहलाता है, दूसरा और चौथा चरण सम कहलाता है। ये छंद सम मात्रिक होते हैं, विषम मात्रिक होते हैं, अर्ध सम मात्रिक होते हैं। वो इन्हीं गणना के आधार पर होते हैं। जब हम आगे छंदों को और विस्तार में पढ़ेंगे, एक एक छंद को पढ़ेंगे, तब ये समझेंगे कि कौन सा छंद विषम है, कौन सा सम है, कौन सा अर्ध सम मात्रिक है। तो अब अगला जो इसका तत्व है वो है मात्रा। मात्रा क्या है? किसी भी ध्वनि को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। भाई, जब हम किसी भी ध्वनि को बोलेंगे तो उसमें कम या अधिक कुछ समय तो लगेगा। अब जो उसके बोलने में समय लग रहा है वो उसकी मात्रा है। अब मात्राएं छंदों में 2 प्रकार के प्रयोग होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ, या लघु या दीर्घ। अब जब हम छंदों को लिखते हैं और उनके चरणों में हम मात्राओं की गणना करते हैं, तब हम लघु और दीर्घ का निर्णय कैसे करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। लघु कौन कौन सी ध्वनियां हैं? लघु जो स्वर हैं, जिनमें आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि, चंद्र बिंदु और हलंत। जब भी हम मात्रिक छंद पढ़ते हैं और उनमें मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राएं लगाते हैं, तो जहां कहीं छोटा स्वर है, छोटी ई का स्वर है, छोटा ऊ का स्वर है, री से ऋषि है, चंद्र बिंदु है, हलंत है, या कोई संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण हमने यहां पर 2 उदाहरण लिखे हैं। जैसे आधे का में ता का प्रयोग है, आधा मां और बा है। तो जब किसी वर्ण के पहले हम आधा अक्षर कोई लगा देते हैं तो वो संयुक्त हो जाता है, और जितने संयुक्त वर्ण होते हैं वो सब लघु होते हैं। अब गुरु मात्राओं की गणना करते समय हम इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो इनके प्रतीक रूप में हम एक मात्रा लगाते हैं, जिसे हम ऐसे खड़ी लकीर से उसको चिन्हित करते हैं। और जब हम गुरु की गणना करते हैं तो गुरु में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आ, ये स्वर बड़े में प्रयोग करते हैं। और जो संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है उसको भी हम दीर्घ मान लेते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर से जो पूर्व का वर्ण है, मान लो हमने लिखा भक्त। अब ये तो हमारा संयुक्त वर्ण है, ये तो हो गया हमारा लघु। अब इससे जो पूर्व का वर्ण है भ, ये हमारा दीर्घ हो गया है। और दीर्घ, जैसे हम लघु स्वर के लिए खड़ी लकीर का प्रयोग करते हैं चिन्ह के रूप में, ऐसे ही दीर्घ स्वर को प्रकट करने के लिए हम ये अंग्रेजी के एस आकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जहां कहीं भी चरणों में हम मात्राओं को लगाएंगे, जब हम दोहा, सोरठा, चौपाई इत्यादि मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो मात्राओं को लगाना हम इसी क्रम में सीखेंगे। जहां पर ये अक्षर होंगे वहां पर हम लघु मात्रा का प्रयोग करेंगे, और जहां पर ये स्वर आएंगे वहां पर हम दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे। आगे जब हम छंद पढ़ेंगे तो और इनको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यति अगला जो तत्व है या अंग है वो क्या है? यति। यति किसे कहते हैं? लय को ठीक करने के लिए विराम। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो उसका एक उचित आरोह अवरोह होता है, कहां पर हमें स्वर को चढ़ाना है, कहां पर स्वर में हमें उतार देना है। तो जो आरोह अवरोह लय को सही करते हैं तो कहीं न कहीं पर हमें विराम लेना पड़ता है। तो जहां हम विराम लेते हैं वो यति है। गति क्या है? अब छंद को पढ़ने की जो गति है, छंद को पढ़ने की जो चाल है, वो गति कहलाती है। अब तुक क्या है?
हर छंद के अंत में जो तुकांत होता है, जो उसका अंत होता है, वहां अगर समान वर्णों की जो आवृत्ति होती है, जैसे मान लो हम कोई पंक्ति कहें जिसमें राम राम ऐसे स्वर उच्चरित हुआ हो, और उसी की अगली पंक्ति में काम, नाम, दाम, जब एक जैसे स्वरों का वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे तुक कहते हैं। तो यति, गति, तुक ये भी छंद के अंग हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है गण। जब हम वर्णित छंदों को पढ़ते हैं जिनमें वर्णों की गणना करते हैं, अक्षर गिनते हैं कि किस चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो वहां गण की आवश्यकता पड़ती है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि गण कहते किसे हैं? जो तीन वर्णों का समूह है, तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। अब इसके लिए एक सूत्र दिया गया है। जो 8 गण आते हैं वर्णित छंदों में, वो 8 गण कैसे लिखते हैं, उनका क्रम क्या है, तो उनके लिए एक बड़ा सुंदर सा सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, ये एक ही में है पूरा। अब इसको कैसे गिनते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, अंत में जो लघु दीर्घ है इसको छोड़ देते हैं। जहां पर से हमें 3 वर्ण मिल जाते हैं, यहां के बाद अगर हम इसको देखेंगे तो यहां से हमें 3 अक्षर आगे नहीं मिलेंगे, 3 वर्ण आगे नहीं मिलेंगे, यहां से हमें 3 वर्ण मिल जाते हैं। तो हम यहीं पर इसका समापन कर देते हैं। माने या से यगण हो गया, मा से मगण हो गया, ता से तगण हो गया, रा से रगण हो गया, जा से जगण हो गया, भा से भगण हो गया, ना से नगण हो गया, सा से सगण हो गया। तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये कितने गण हो गए? कुल मिला के 8 गण हो गए। अब शब्द कैसे बनते हैं इनसे, इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लो कि पहला गण है यगण, या अक्षर से आगे के 3 वर्ण जोड़ लीजिएगा। या अक्षर यहां पर जो आया है इससे आगे के 3 अक्षर जोड़िए। यहां से य माता, यगण का मतलब है य माता। अब हम कोई ऐसा शब्द ढूंढेंगे जिसका पहला अक्षर लघु होगा, पहला वर्ण जो होगा वो लघु होगा और शेष 2 दीर्घ होंगे। य माता, जैसे हमने लिखा सवेरा, तो सवेरा में क्या है? सवेरा, स छोटा है और वेरा, सवेरा। अब अगला आता है मगन। मगन में आगे मां से 3 वर्ण जोड़ लीजिएगा, मातारा, मातारा, मगन वाला मातारा। तो कोई ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें तीनों वर्ण दीर्घ हों। जब तीनों वर्ण दीर्घ होंगे तो मगन होगा। जैसे हमने लिखा माता जी, नानी जी, नाना जी, तमाम ऐसे शब्द होंगे जिनके तीनों अक्षर बड़े होंगे, तो उसमें क्या है? मगण है। अब अगला तीसरा है तगण। तीसरा अक्षर कौन सा है? त, ता से बना तगण। तो ताराज, हमने लिखा ताराज, माने 2 शुरू के दीर्घ हैं और अंत वाला लघु है। हमने लिखा आकाश, ताराज, माने ता बड़ा है तो आ बड़ा है, रा बड़ा है तो का बड़ा है, जा छोटा है तो सा छोटा है। बिल्कुल इन्हीं वर्णों के आधार से हम 3 वर्णों का कोई शब्द ढूंढ लेते हैं। अब अगला है रगण। तो रगण का मतलब है राजभा, राजभा, राजभा। मतलब इधर प्रारंभ में दीर्घ है, बीच में लघु है, फिर दीर्घ है। हमने शब्द लिखा केतली, केतली, इधर दीर्घ है, बीच में लघु है, फिर दीर्घ है। अगला पांचवा आता है जगन। तो जगन में जभान, जभान, जभान का मतलब है इधर लघु हो गया, फिर दीर्घ हो गया, फिर लघु हो गया, माने बीच में दीर्घ है। तो नवीन, ऐसे एक शब्द नहीं है, ऐसे सैकड़ों शब्द आपको मिल सकते हैं।
अगला छठा नंबर आता है भगण का। भगण का मतलब है भानस। अगर आगे हम हर गण के लिए 3 अक्षर आगे देखते चले जाएंगे। भानस, इधर दीर्घ है, 2 लघु हैं। मानव, मानव, मानव शब्द में कौन सा गण है? भगण है। 7वां आता है नगण, तो न स ल, माने तीनों छोटे हैं। न स ल, कमल, तीनों छोटे। अब अंतिम जो 8वां आता है स ल गा, स ल गा, माने इधर लघु इधर लघु, ये दीर्घ। तो र च ना, र च ना। इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से या इस सूत्र की सहायता से हम सभी गणों के, 8 गणों के बहुत सारे शब्दों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की वीडियो में छंदों के परिचय के रूप में बस इतना ही। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले वीडियो में हम मात्रिक छंदों के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। जितना आज पढ़ाया है आज के क्लास में, अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी समस्या या जिज्ञासा को निश्चित रूप से शांत करने का प्रयास करेंगे, समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।